नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई पर मचे बवाल की। मोदी सरकार पर राहुल गांधी के चौतरफे हमले की। देखेंगे क्यों मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठे सवाल, लालू यादव को कोर्ट से क्यों लगा झटका, जानेंगे कैसे अजित पवार ने बीजेपी की बढ़ाई मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अमेरिका को ईरान से मिले कड़े जवाब को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छिड़ा नया विवाद, कैंपस से हटाई गई वॉल ऑफ डेमोक्रेसी। छात्रों ने इसे बताया लोकतंत्र और बोलने की आजादी पर हमला। तुर्कमान गेट पर हिंसक झड़प का मामला, 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 13 जनवरी को होगी सुनवाई। मनरेगा पर सरकार को घेरने के लिए यूपी कांग्रेस ने बुलाई बैठक, 100 दिन का कार्यक्रम हुआ तय। सरकार पर मनरेगा को खत्म करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी मामले ने पकड़ा तूल, 2 बहनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खून से लिखा खत, पूछा वीआईपी को अपराध करने से छूट है क्या। और शेयर बाजार में गिरावट, 604 अंकों की गिरावट के साथ 83,576 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 193 अंकों की गिरावट के साथ 25,683 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बंगाल में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच आईपैक के ऑफिस और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी से सियासत उफान पर है। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। इस बीच राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने बीजेपी और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हलचल के बीच आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी से सियासी पारा हाई हो गया है। ईडी की छापेमारी के विरोध में टीएमसी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन किया। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ टीएमसी बंगाल से लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया। इस दौरान ममता बनर्जी आक्रामक अंदाज में दिखाई दी। सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में जादवपुर में 8वीं बस स्टैंड के पास रैली निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में टीएमसी नेता और कार्यकर्ता जमा हुए और केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र और बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी के जरिए पार्टी की स्ट्रेटेजी को चोरी कर रही थी। सीएम ने आगे कहा, हम जानते हैं कि चुनाव आयोग में कौन बैठा है। वो अमित शाह के कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। मुझसे पूछिए कि कोयला घोटाले का पैसा किसने इस्तेमाल किया। शुवेंदु अधिकारी ने इसका इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मेरे पास इसके सबूत हैं। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। जरूरत पड़ी तो वो इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हैं। ममता के इस दावे ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। दिल्ली में भी सियासत गरमाई हुई है। ईडी रेड के खिलाफ टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पार्टी के 8 सांसद शामिल हुए, जिसमें डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस और सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई। कुछ सांसद गिर भी गए। ऐसे में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि 2 घंटे बाद सांसदों को छोड़ दिया गया था। पुलिस की कार्रवाई पर हमला करते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि देखिए चुने गए सांसदों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सांसदों को सड़कों पर घसीटना कानून का पालन नहीं है, बल्कि ये पुलिस की घमंड दिखाने की कोशिश है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर भी दर्ज कराई है। आप जानते हैं कि ईडी ने बीते दिन ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से सुनवाई टालनी पड़ी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि ईडी ने बीते दिन आईपैक के ऑफिस में छापेमारी की थी। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी के बीच महासंग्राम छिड़ गया है। अब ये लड़ाई कहां जाकर थमती है, ये देखना होगा। ईडी की छापेमारी पर टीएमसी ने बीजेपी को बुरी तरह घेर लिया है, तो हमला राहुल गांधी ने भी किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी के डबल इंजन वाले नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी को भ्रष्ट जनता पार्टी करार देते हुए राहुल ने अंकिता भंडारी मामला, उन्नाव केस, दूषित पानी और अरावली के मुद्दे सहित तमाम मुद्दों पर सरकार की चौतरफा घेराबंदी कर दी है। तो क्या कुछ बोला है राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र और तमाम राज्यों की बीजेपी सरकारों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। बीजेपी को भ्रष्ट जनता पार्टी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन नहीं बल्कि विनाश का इंजन है। राहुल ने लिखा, देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है।
भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर बीजेपी की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मामले और उत्तर प्रदेश के उन्नाव मामले का जिक्र करते हुए न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सवाल आज भी वही है, सत्ता का संरक्षण बीजेपी के किस वीआईपी को बचा रहा है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा? उत्तर प्रदेश के मामले में भी पूरा देश देख चुका है कि सत्ता के गुरूर में अपराधियों को कैसे बचाया गया और पीड़िता को न्याय के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी। अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने इंदौर के साथ साथ गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में दूषित पानी से लोगों की जान जाने और बीमार होने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए। तो कफ सिरप के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। वहीं अरावली के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को नहीं छोड़ा। राहुल ने आरोप लगाया कि राजस्थान के अरावली पहाड़ियों से लेकर देश के अन्य जंगलों तक नियमों को ताक पर रखकर अरबपतियों के स्वार्थ साधे जा रही हैं। उन्होंने कहा, विकास के नाम पर पहाड़ काटे जा रहे हैं और जनता को बदले में सिर्फ धूल, प्रदूषण और आपदाएं मिल रही हैं। अपने पोस्ट के आखिर में राहुल गांधी ने पुलों के गिरने, सड़कों के धंसने और रेल हादसों पर सरकार की प्रतिक्रिया को महज फोटो ऑप करार दिया। उन्होंने लिखा, पुल गिरते हैं, सड़क धंसती है, ट्रेन हादसों में परिवार मिट जाते हैं और बीजेपी सरकार हर बार वही करती है। फोटो ऑप, ट्वीट और मुआवजे की औपचारिकता। मोदी जी का डबल इंजन चल रहा है, लेकिन सिर्फ अरबपतियों के लिए। यानी राहुल गांधी के इस हमले ने साफ कर दिया है कि 2026 में भी वो बीजेपी को किसी मोर्चे पर छोड़ने वाले नहीं हैं। राहुल के इन चौतरफा हमलों का बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के अंदरूनी हालात को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ अमेरिका पीएम मोदी को लेकर मनमाने बयान दे रहा है, टैरिफ लगा रहा है, लेकिन मोदी सरकार चुप है। वहीं चीन के प्रति नरम रुख अपना रही है, जिस पर कांग्रेस भड़क गई। उसने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार की विदेश नीति सवालों से घिर गई है। अमेरिका से लेकर चीन तक सरकार के फैसलों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि सरकार उन चीनी कंपनियों से 5 साल पुराना बैन हटाने की तैयारी में है, जिन्हें गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद बैन किया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि अब ये चीनी कंपनियां भारतीय सरकारी ठेकों के लिए फिर से बोली लगा सकेंगी, जिसे कांग्रेस ने हिंदुस्तानियों की शहादत का सौदा करार दिया है। पार्टी ने एक्स पर लिखा कि आपको याद होगा, 5 साल पहले गलवान घाटी में चीन से झड़प में हमारे 20 जवानों ने शहादत दी थी। उस वक्त पीएम मोदी ने कोई गुस्सा नहीं है कहकर चीन को क्लीन चिट दे दी थी। जब इस बात का भारी विरोध हुआ तो मन मारकर चीन की कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने पर बैन लगाया गया। और अब जब जनता शांत है, सरकार को लग रहा है सब भूल चुके हैं, तो चुपके चुपके चीन की कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अब इस बैन को हटाया जाएगा। पार्टी ने आगे कहा कि सनद रहे ये वही चीन है जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान का साथ दे रहा था, पाकिस्तान को लाइव इनपुट दे रहा था, जिसकी वजह से हमारे सैनिक शहीद हुए, हमारे नागरिकों की जान ली गई। अब मोदी सरकार उसी चीन के साथ खड़ी हो गई है। वहीं पीएम मोदी को लेकर अमेरिका के हालिया बयानों और टैरिफ फैसलों को लेकर भी कांग्रेस ने घेरा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि हमारे लिए विदेश नीति मतलब राष्ट्र हित सर्वोपरि होना जरूरी है, पर मोदी सरकार ने हमारी नॉन अलाइंड और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की विदेश नीति को गहरी चोट पहुंचाई है। मोदी सरकार की विदेश नीति एक वाइल्ड पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर झूलती है और इसका नुकसान भारत की जनता को हो रहा है। पार्टी ने मांग की है कि संसद के बजट सत्र में सरकार अपनी सफाई पेश करे। अब इस पर मोदी सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना होगा। विपक्ष के आरोपों से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो मुश्किलें फिलहाल लालू यादव की भी बढ़ गई हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं, जिसके बाद अब मामले के सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती समेत 46 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि लालू यादव और उनके परिवार ने एक क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया। उन्होंने अपने रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान रेल मंत्रालय को अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया। जैसा आप जानते हैं कि यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि रेलवे के ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया, न ही कोई सार्वजनिक नोटिस जारी हुआ, बल्कि इसके बजाय जिन लोगों को नौकरी चाहिए थी उन्हें अपनी कीमती जमीन यादव परिवार या उनके करीबियों के नाम
कौड़ियों के भाव करनी पड़ी या गिफ्ट देनी पड़ी। जांच में पाया गया कि कुछ आवेदनों को महज 3 दिन के भीतर ही हरी झंडी दे दी गई। बिना पूरा पता या सही दस्तावेजों के ही मुंबई, जबलपुर और कोलकाता जैसे शहरों में नियुक्तियां बांट दी गईं। जहां एक तरफ लालू परिवार को अब नियमित ट्रायल का सामना करना होगा, वहीं अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में 52 लोगों को बरी कर दिया है। लेकिन लालू परिवार के लिए अब एक और लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में इस फैसले ने हलचल बढ़ा दी है। आरजेडी तो हमेशा से कहती रही है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का है, जिसका इस्तेमाल बिहार चुनाव के वक्त भी नतीजों पर असर डालने के मकसद से किया गया। अब मुकदमा शुरू होने के बाद इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना होगा। लालू परिवार को कोर्ट से झटका लगा है तो बीजेपी को उसके अपने ही सहयोगी ने झटका दे दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बीएमसी चुनाव से पहले एक ऐसा बयान दिया है जिसने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। उन्होंने बीजेपी की पोल खोल दी है, जिससे पार्टी की भी टेंशन बढ़ गई है। तो क्या कुछ कहा अजित पवार ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है। गुटों में आपस में ही मतभेद देखने को मिल रहा है। इस बीच अब दल बदलने को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दे दिया है, जिससे माहौल और गर्मा गया है। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को लालच देकर अपने पाले में लाया जा रहा है, जबकि अन्य पर उनके खिलाफ लंबित जांचों का डर दिखाकर और ये आश्वासन देकर दबाव डाला जा रहा है कि उनके दल बदलने के बाद जांच एजेंसियों से निपट लिया जाएगा। राजनीति में खुलेआम धन और बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिनके पास पैसा और बाहुबल है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग जातिगत मुद्दों को उठाकर वोट हासिल करने की सोच रहे हैं वो यही रणनीति अपना रहे हैं। अजित पवार यही नहीं रुके, उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए आगे कहा, सर्वेक्षणों का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार कौन है। अगर वो व्यक्ति विपक्षी पार्टी से संबंधित है तो उसे अपने पाले में लाने के प्रयास किए जाते हैं। अजित पवार का ये बयान बीजेपी पर हमला माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी अक्सर नेताओं का दल बदल करती है। आपको याद होगा साल 2025 में बीजेपी की ओर से शिवसेना के कुछ पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल किया गया था, जिससे शिवसेना में नाराजगी थी और विरोध में सीएम फडणवीस की कैबिनेट मीटिंग में शिवसेना के मंत्री नहीं गए थे। बाद में ये मामला गृह मंत्री अमित शाह के पास भी पहुंचा था और अब माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के पहले अजित पवार ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। अजित पवार ने बीजेपी की हकीकत से पर्दा उठा दिया है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रे डॉग्स को लेकर बहस तीसरे दिन भी जारी रही। एनिमल लवर्स की तरफ से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप न करने की अपील की है। तो क्या कुछ हुआ इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले पर लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं और पशु कल्याण संस्थाओं ने अपनी दलीलें रखी। संस्था ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल की तरफ से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से इस मामले में संयम बरतने की अपील की। सिंघवी ने कहा, जब संसद ने इस विषय पर पहले से ही एनिमल बर्थ कंट्रोल के नियम बनाए हुए हैं और उनमें जानबूझकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, तो न्यायपालिका को इसमें सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये मामला केवल कुत्तों और इंसानों के बीच का नहीं, बल्कि स्थापित कानूनी सिद्धांतों का है। सिंघवी ने एमिकस क्यूरी यानी अदालत के सलाहकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो कानूनी विशेषज्ञ तो हो सकते हैं, लेकिन वो पशु व्यवहार, स्वास्थ्य या पर्यावरण के विशेषज्ञ नहीं होते। उन्होंने मांग की कि इस मामले में डोमेन एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाना चाहिए। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने अरावली मामले का उदाहरण दिया, जहां विशेषज्ञों की कमी के कारण पहले लिए गए फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ा था। सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि क्या स्कूल, अस्पताल और कोर्ट जैसे सार्वजनिक संस्थानों में कुत्तों की मौजूदगी सही है? क्या इन जगहों को आवारा कुत्तों से मुक्त रखा जाना चाहिए? कुत्ते डर को सूंघ सकते हैं और असुरक्षित महसूस करने पर हमला कर देते हैं। इसके जवाब में सिंघवी ने तर्क दिया कि कुत्तों को उनके इलाके से हटाना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे और ज्यादा आक्रामकता बढ़ सकती है। उन्होंने नसबंदी और टीकाकरण के सख्त पालन की भी बात की। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसका मकसद नागरिकों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच बैलेंस को बनाना है। अदालत अब इस मामले पर 13 जनवरी को फिर से सुनवाई करेगी। अब अगली सुनवाई में ये देखना होगा कि क्या कोर्ट इस मामले में कोई नया दिशा निर्देश जारी करता है या जानकारों की तरफ से समिति बनाने के सुझाव को स्वीकार करता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अमेरिका को ईरान से मिले कड़े जवाब को। तो ईरान में भारी बवाल मचा हुआ है। खामनेई सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर है। अमेरिका की तरफ से भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं, तो ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही अमेरिका को भी कड़ा जवाब दिया है, जिसके बाद अमेरिका और ईरान भी जंग के नजदीक जाते नजर आ रहे हैं।
तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने खामेनेई की सत्ता को संकट में डाल दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से भी इन प्रदर्शनों को रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन 13 दिनों से चल रहे ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे और अब ये राजधानी तेहरान से लेकर देश के करीब 100 शहरों में फैल चुके हैं। इन हालात में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने देश को संबोधित किया है और इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया है। खामेनेई ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। ईरान विदेशियों के लिए काम करने वाले भाड़े के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बीती रात प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रुख अपनाते हुए कई जगह आगजनी की। खामेनेई के खात्मे के, इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हुआ, ये आखिरी लड़ाई है, शाह पहलवी लौटेंगे जैसे नारे लगाए, जिसके बाद सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और फोन लाइनें काट दी। यही नहीं, ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है, सैनिक अलर्ट पर है। खबर तो यह भी है कि उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को हमले की धमकी दी है और ईरान की जनता को उकसाते हुए कहा है कि आजादी से बढ़कर कुछ भी नहीं। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर इन प्रदर्शनों का कथित वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि लाखों लोगों ने रैली की। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर प्रदर्शनकारियों के कंट्रोल में है। सरकारी सेनाएं शहर छोड़कर चली गई। हालांकि इसकी अब तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खामेनेई ने जरूर ट्रंप को जवाब दिया है और कहा है कि ईरान किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप अपने देश की चिंता करें। इस प्रदर्शन में अब तक 45 लोगों की जान जाने की खबर है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ईरान में ये प्रदर्शन कब थमेंगे? क्या खामेनेई का तख्ता पलट होकर रहेगा या जल्दी ही दुनिया अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की गवाह बनेगी? तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।